हेलो स्टूडेंट्स और स्वागत है आपका इस खास एक्सप्लेनर में। देखिए एग्जाम्स बिल्कुल पास हैं और आज हम ज्योग्राफी का एक ऐसा चैप्टर करने जा रहे हैं जिससे सवाल आना आप मान के चलिए बिल्कुल तय है। तो अपना पूरा ध्यान यहाँ रखिएगा। तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं आपकी एनसीईआरटी ज्योग्राफी टेक्स्ट बुक के चैप्टर नंबर 6 यानी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के पार्ट 1 से। हम हर एक टॉपिक को बिल्कुल आराम से स्टेप बाय स्टेप समझेंगे ताकि आपका एक भी कॉन्सेप्ट अधूरा ना रह जाए। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। पहले हम समझेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग आखिर है क्या, फिर इसे इकोनॉमी की बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी क्यों कहते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री आपस में कैसे जुड़े हुए हैं। फिर कुछ नंबर्स की बात होगी नेशनल इकोनॉमी में इसके शेयर को लेकर, और फिर हम फैक्टर्स ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन समझेंगे। और हाँ, आखिर में आपके लिए क्विक एग्जाम रिवीजन चेकलिस्ट भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। आखिर ये मैन्युफैक्चरिंग होता क्या है और इसका इस सेकेंडरी सेक्टर से क्या लेना देना है। चलिए इसको आसान बनाते हैं। देखिए, आपकी टेक्स्ट बुक में एक डेफिनेशन दी गई है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल्स टू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स। अब इसको तोड़कर समझते हैं। इसका सीधा सा मतलब है, जब हम कच्चे माल यानी रॉ मटेरियल्स को लेते हैं, उन पर कुछ काम करते हैं यानी उन्हें प्रोसेस करते हैं और उससे एक ज्यादा कीमती चीज यानी एक मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट बनाते हैं, और ये सारा काम बड़े पैमाने पर यानी लार्ज क्वांटिटीज में होता है, तो उस पूरे प्रोसेस को ही मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। ये दो शब्द लार्ज क्वांटिटीज और मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स इस डेफिनेशन की जान है। इन्हें बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर अभी भी थोड़ा कंफ्यूजन है तो ये एग्जाम्पल सब कुछ क्लियर कर देंगे। सोच के देखिए, वुड यानी लकड़ी, ये एक रॉ मटेरियल है। जब ये फैक्ट्री जाती है तो प्रोसेस होकर क्या बनती है? पेपर। अब आप ही बताइए, लकड़ी ज्यादा कीमती है या पेपर? बिल्कुल पेपर। तो वैल्यू बढ़ गई ना। एक और एग्जाम्पल, शुगर केन यानी गन्ना जो खेत से मिलता है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग करके हम बनाते हैं शुगर यानी चीनी। यहां भी वैल्यू बढ़ गई। ठीक वैसे ही जमीन से निकलने वाले आयरन ओर को प्रोसेस करके हम आयरन और स्टील बनाते हैं, और फिर उस स्टील से क्या कुछ नहीं बनता, गाड़ियां, बर्तन, बिल्डिंग्स। तो आप पैटर्न समझ रहे हैं? हर बार हम एक कम कीमत वाली चीज से एक ज्यादा कीमत वाली चीज बना रहे हैं। यही मैन्युफैक्चरिंग है। अच्छा, अब जो लोग ये सारा काम करते हैं वो किस सेक्टर में आते हैं? वो आते हैं सेकेंडरी सेक्टर में। देखिए, इकोनॉमी की एक्टिविटीज को हम 3 हिस्सों में बांटते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी सेक्टर का काम है नेचर से रॉ मटेरियल निकालना, जैसे खेती करना या खान से अयस्क निकालना। फिर आता है सेकेंडरी सेक्टर, जिसका काम है उन्हीं प्राइमरी मटेरियल्स को फिनिश्ड गुड्स यानी इस्तेमाल के लिए तैयार चीजों में बदलना, जैसे स्टील फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर, कार बनाने वाले इंजीनियर, यहां तक कि आपके शहर में जो बेकरी है वो भी सेकेंडरी सेक्टर का ही हिस्सा है। अब इस लाइन को अपने दिमाग में बिल्कुल फिट कर लीजिए। द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ अ कंट्री इज मेजर्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1 मार्क क्वेश्चंस में ये लाइन सीधे सीधे आ सकती है। इसका आसान सा मतलब है, किसी भी देश की आर्थिक ताकत इस बात से नापी जाती है कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज कितनी विकसित हैं। जितनी बेहतर मैन्युफैक्चरिंग उतनी मजबूत इकोनॉमी। सिंपल। तो अब हम आते हैं अपने अगले सेक्शन पर। हमने ये तो समझ लिया कि मैन्युफैक्चरिंग जरूरी है, पर इससे इतना बड़ा टाइटल क्यों दिया गया है, बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी? ऐसा क्या है इसमें जो इसे देश की इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी बनाता है? चलिए इसके पीछे के कारणों को डिटेल में समझते हैं। देखिए, ये जो 4 पॉइंट्स आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए एक 5 मार्क लॉन्ग आंसर क्वेश्चन बन सकता है। सवाल आएगा, व्हाई इज द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कंसिडर्ड द बैकबोन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट? तो इन्हें बहुत ध्यान से समझिए। पॉइंट नंबर 1, मॉडर्नाइजेज एग्रीकल्चर। एक किसान के बारे में सोचिए, उसे ट्रैक्टर चाहिए, पानी के लिए पंप चाहिए, फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स चाहिए। ये सारी चीजें कहाँ बनती हैं? इंडस्ट्रीज में। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर खेती को आधुनिक बनाता है, जिससे पैदावार बढ़ती है। पॉइंट नंबर 2, रिड्यूसेस डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर। मैन्युफैक्चरिंग से सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर्स में, जैसे कि ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, आईटी, इन सब में जॉब्स पैदा होती हैं। इससे लोगों की सिर्फ खेती पर जो निर्भरता है वो कम हो जाती है, और जमीन पर जो बोझ है वो भी कम हो जाता है। पॉइंट नंबर 3, इरेडिकेट्स अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी। ये तो साफ है, जब नई इंडस्ट्रीज लगेंगी तो लोगों को रोजगार मिलेगा, बेरोजगारी और गरीबी दोनों ही कम होंगे। इसका एक और इंपॉर्टेंट पहलू है रीजनल डिस्पैरिटीज को कम करना, मतलब देश के अलग अलग इलाकों के बीच जो विकास का अंतर है उसे कम करना। इसलिए तो सरकार पिछड़े इलाकों में इंडस्ट्रीज लगाने पर जोर देती है। और चौथा पॉइंट, अर्न्स फॉरेन एक्सचेंज।
जब हम इंडिया में बनी चीजों को दूसरे देशों को बेचते हैं यानी एक्सपोर्ट करते हैं तो बदले में हमें उनकी करेंसी मिलती है जैसे डॉलर्स। इसको हम कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज, जो देश के व्यापार के लिए बहुत जरूरी है। तो इन चारों पॉइंट से आप समझ सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग हर तरह से देश को आगे बढ़ाने में मदद करता है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? यही कि दुनिया में वही देश अमीर और समृद्ध बनते हैं जो अपने कच्चे माल को सिर्फ दूसरों को बेच नहीं देते, बल्कि उन्हें खुद प्रोसेस करके अलग अलग तरह के हाई वैल्यू फिनिश गुड्स बनाते हैं और फिर उन्हें दुनिया में बेचते हैं। ये जो वैल्यू एडिशन का खेल है ना, यही तरक्की की असली चाबी है। अब आगे बढ़ते हैं और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिश्ते को समझते हैं, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के बीच का रिश्ता। ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस बहुत बनते हैं, इसलिए इस पर थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान दीजिएगा। मैं आपसे एक सीधा सा सवाल पूछता हूं, क्या आपको लगता है कि खेतीबाड़ी और इंडस्ट्री ये दोनों बिल्कुल अलग अलग दुनिया हैं? क्या इनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है? एक मिनट के लिए सोचिए, फिर देखते हैं कि इसका सही जवाब क्या है। और इस सवाल का सही जवाब है ये लाइन, जिसे आपको अपने आंसर में जरूर लिखना है। दे आर नॉट एक्सक्लूसिव ऑफ ईच अदर, दे मूव हैंड इन हैंड। इसका मतलब है कि ये दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हैं, बल्कि ये हाथ में हाथ डालकर साथ साथ चलते हैं। एक के विकास के बिना दूसरे का विकास हो ही नहीं सकता। ये रिश्ता एक टू वे स्ट्रीट जैसा है, दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। कैसे? देखिए, सारी इंडस्ट्रीज को अपना कच्चा माल कहां से मिलता है? एग्रीकल्चर से। टेक्सटाइल मिल्स को कॉटन चाहिए, खेत से आएगा। चीनी मिल्स को गन्ना चाहिए, वो भी खेत से आएगा। अब इसका दूसरा पहलू देखिए, एग्रीकल्चर को इंडस्ट्री की जरूरत है। किसान को अपने खेत में इरिगेशन के लिए पंप्स चाहिए, अच्छी फसल के लिए फर्टिलाइजर्स चाहिए, पानी के लिए पीवीसी पाइप्स चाहिए, खेत जोतने के लिए टूल्स और ट्रैक्टर चाहिए। और ये सब कुछ कहां बनता है? इंडस्ट्रीज में। तो देखा आपने, दोनों एक दूसरे पर कितना डिपेंड करते हैं। चलिए अब जरा कुछ नंबर्स की, कुछ डेटा की बात करते हैं। ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का हमारी नेशनल इकोनॉमी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी में कितना हिस्सा है। ये सेक्शन डेटाबेस क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, पिछले लगभग 2 दशकों से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का शेयर हमारी जीडीपी में 17% पर स्थिर है, यानी अटका हुआ है। अब पूरे इंडस्ट्री सेक्टर का टोटल शेयर 27% है। तो इसका मतलब क्या हुआ? 27 में से 17% तो अकेले मैन्युफैक्चरिंग से आता है, और जो बाकी का 10% है वो माइनिंग, क्वारिंग, इलेक्ट्रिसिटी और गैस जैसी चीजों से आता है। तो आपको 2 नंबर बिल्कुल अच्छे से याद रखने हैं। मैन्युफैक्चरिंग का शेयर 17% और टोटल इंडस्ट्री का शेयर 27%। अब 17% के नंबर को अकेले देखने से पूरी पिक्चर क्लियर नहीं होती। इसकी तुलना दूसरे देशों से करते हैं। अगर आप ईस्ट एशिया के देशों को देखें तो वहां मैन्युफैक्चरिंग का शेयर उनकी जीडीपी का 25 से 35% तक है, और हमारा कितना है? सिर्फ 17%। तो ये डेटा हमें साफ साफ दिखाता है कि इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आगे बढ़ने का, ग्रो करने का भी कितना ज्यादा स्कोप है। और इसी ग्रोथ को हासिल करने के लिए आने वाले दशक यानी नेक्स्ट डेकेड के लिए एक टारगेट सेट किया गया है, और वो डिजायर्ड ग्रोथ रेट है 12% पर एनम। हालांकि एक अच्छी खबर यह है कि 2003 से हमारी एक्चुअल ग्रोथ रेट 9 से 10% के आसपास रही है, लेकिन हमें इस 12% के टारगेट तक पहुंचना है। अब इस 12% के टारगेट को अचीव करने के लिए सरकार ने कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं। उन्हीं में से एक है NMCC। इसका फुल फॉर्म आपको जरूर याद रखना है, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल। ये एग्जाम्स के लिए एक इंपॉर्टेंट एक्रोनिम है, और इसका काम क्या है? इसका मकसद है ऐसी सरकारी पॉलिसीज बनाना जिससे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की प्रोडक्टिविटी यानी काम करने की क्षमता बेहतर हो सके। तो अब तक हमने मैन्युफैक्चरिंग के क्या और क्यों को बहुत डिटेल में समझ लिया है। अब चलिए थोड़ा प्रैक्टिकल होते हैं और बात करते हैं कहाँ की। मतलब अगर आपको एक फैक्ट्री लगानी है तो आप उसके लिए जगह कैसे चुनेंगे? ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो एक इंडस्ट्री की लोकेशन को डिसाइड करते हैं? देखिए, किसी भी इंडस्ट्री के लिए जगह चुनना एक बहुत कॉम्प्लेक्स डिसीजन होता है, लेकिन कुछ मुख्य फैक्टर्स हैं जिन पर सब कुछ निर्भर करता है। सबसे पहला, कच्चे माल यानी रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी। दूसरा, लेबर यानी काम करने के लिए मजदूर। तीसरा, कैपिटल यानी पैसा और इन्वेस्टमेंट। चौथा, पावर यानी 24 घंटे अनइंटरप्टेड बिजली। और पांचवा, मार्केट यानी आपने जो माल बनाया है उसे बेचने के लिए बाजार। लेकिन सच्चाई यह है कि ऐसी कोई जादुई जगह मिलना बहुत मुश्किल है जहां ये सारे फैक्टर्स एक साथ एक ही जगह पर मिल जाएं। तो फिर एक इंडस्ट्रियलिस्ट क्या करता है? वो एक ऐसी जगह ढूंढता है जहां इन सारे फैक्टर्स को सबसे कम कीमत पर एट अ लोअर कॉस्ट अरेंज किया जा सके। डिसीजन हमेशा लीस्ट कॉस्ट लोकेशन के प्रिंसिपल पर लिया जाता है।
अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म आता है, एग्लोमरेशन इकोनॉमीज। इसे बहुत ध्यान से समझिएगा। अक्सर क्या होता है, जब एक शहर में कोई बड़ी इंडस्ट्री लगती है तो उसके आसपास धीरे धीरे दूसरी छोटी बड़ी इंडस्ट्रीज भी आकर बसने लगती हैं। क्यों? क्योंकि वो सब मिलकर उस शहरी इलाके के फायदे उठाना चाहते हैं। वहां उन्हें अच्छा ट्रांसपोर्ट मिल जाता है, बैंकिंग की सुविधा मिल जाती है, इंश्योरेंस मिल जाता है। जब बहुत सारी इंडस्ट्रीज एक जगह इकट्ठी होकर इन शेयर्ड एडवांटेजेस का लाभ उठाती हैं तो इसी को एग्लोमरेशन इकोनॉमीज कहते हैं। और यही कारण है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन हमेशा साथ साथ होते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमें अपनी हिस्ट्री में मिलता है। आजादी से पहले ज्यादातर इंडस्ट्रीज कहाँ लगाई गई थी? पोर्ट सिटीज में, यानी बंदरगाह वाले शहरों में, जैसे मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। ऐसा क्यों था? कारण था ओवरसीज ट्रेड, ताकि सामान बनाकर सीधा जहाज में लोड करके विदेश भेजा जा सके। इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि इन्हीं शहरों के आसपास बड़े बड़े इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स, यानी जो हमने अभी पढ़ा, एग्लोमरेशंस, डेवलप हो गए। और आज भी यही शहर हमारे देश के सबसे बड़े इंडस्ट्रियल सेंटर्स हैं। अब इस पूरे प्रोसेस को शुरू से आखिर तक एक साइकिल के रूप में समझते हैं। सबसे पहले आपको चाहिए इनपुट्स। इसमें आपका रॉ मटेरियल, जमीन, लेबर, पैसा सब कुछ आ गया। इन इनपुट्स को आप ट्रांसपोर्ट करके फैक्ट्री तक ले जाते हैं। फैक्ट्री के अंदर इनकी प्रोसेसिंग होती है और तैयार होता है आपका आउटपुट, यानी फिनिश प्रोडक्ट। इस तैयार माल को फिर से ट्रांसपोर्ट करके मार्केट तक पहुंचाया जाता है। मार्केट में सामान बिकता है और उससे आपको मिलता है मनी, और फिर आप उसी पैसे को रीइन्वेस्ट करते हैं और नए इनपुट्स खरीदते हैं। और ये साइकिल ऐसे ही चलता रहता है। चलिए, तो इसी के साथ हम इस चैप्टर के पार्ट 1 के अंत में आ गए हैं। तो इससे पहले कि हम रैप अप करें, क्यों ना एक बार फटाफट सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रिवाइज कर लिया जाए, ताकि एग्जाम्स के लिए ये आपके दिमाग में एकदम पक्के हो जाएं। तैयार हैं? लेट्स गो। ओके, रैपिड फायर रिवीजन। पहला, मैन्युफैक्चरिंग की डेफिनेशन क्या है? रॉ मटेरियल्स को प्रोसेस करके ज्यादा वैल्यूएबल गुड्स बनाना। दूसरा, इसे बैकबोन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एग्रीकल्चर को मॉडर्न बनाती है और उस पर हमारी निर्भरता कम करती है। तीसरा, जीडीपी में शेयर कितना है? मैन्युफैक्चरिंग का 17% और टोटल इंडस्ट्री का 27%। चौथा, एनएमसीसी का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कम्पिटिटिवनेस काउंसिल। पांचवा, एग्लोमरेशन इकोनॉमीज क्या है? जब इंडस्ट्रीज शहरों के शेयर्ड बेनिफिट्स के लिए एक साथ इकट्ठी हो जाती हैं। और आखिरी, इंडस्ट्री की लोकेशन का की फैक्टर क्या है? सबसे कम दाम पर सारे जरूरी फैक्टर्स तक पहुंच। इन पॉइंट्स को अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो अब जब आप मैन्युफैक्चरिंग के क्यों और कहां को इतनी अच्छी तरह से समझ चुके हैं, तो क्या आप पार्ट 2 में जानने के लिए तैयार हैं कि इंडिया में कितने अलग अलग तरह की इंडस्ट्रीज हैं? मुझे उम्मीद है कि इस एक्सप्लेनर से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। हम पार्ट 2 के साथ बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। तो ये है हमारे ज्योग्राफी चैप्टर 6 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का पार्ट 2। पिछले पार्ट में हमने बेसिक्स कवर किए थे, राइट? कि मैन्युफैक्चरिंग क्यों जरूरी है, इंडस्ट्रीज कहाँ लगती हैं। आज हम आगे बढ़ेंगे और फोकस करेंगे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज पर। और मैं पहले ही बता दूं, बोर्ड एग्जाम्स के लिए ये टॉपिक सुपर इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं इससे, तो बिल्कुल फोकस के साथ हर एक बात को ध्यान से सुनना और समझना है। चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, आज के इस लेक्चर का प्लान क्या है। सबसे पहले हम अपनी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करेंगे कि आखिर ये एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज होती क्या है। उसके बाद हम इंडिया की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री, द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, उसकी यूनिक पोजीशन को समझेंगे। फिर हम 3 मेजर इंडस्ट्रीज के अंदर डीप डाइव करेंगे, कॉटन, जूट और शुगर। और इनके जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम क्वेश्चंस है ना, लोकेशन वाले, उनको टारगेट करेंगे। और हाँ, आखिर में एक सुपर क्विक रिवीजन और सबसे जरूरी मैप वर्क की प्रैक्टिस, क्योंकि मैप वर्क तो आना ही आना है। ठीक है, तो चलो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स। बिल्कुल जीरो से शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम कॉटन, जूट और शुगर की फैक्ट्रीज में घुसें, ये तो समझ लें कि भाई ये एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, इस नाम का मतलब क्या है। देखो, डेफिनेशन आपके सामने है, बिल्कुल सिंपल। ऐसी कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी फैक्ट्री जो अपना रॉ मटेरियल यानी अपना कच्चा माल सीधा कहाँ से लेती है? एग्रीकल्चर से, यानी कि खेती से। उसे हम कहते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। और आसान भाषा में समझो, खेत से कोई चीज निकली और प्रोसेस होने के लिए फैक्ट्री में चली गई, तो वो फैक्ट्री एक एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है। सोचो, खेत से गन्ना आया, फैक्ट्री में गया और क्या बन गया? चीनी। तो वो शुगर फैक्ट्री क्या हुई? एग्जैक्टली, एक एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। इट्स दैट सिंपल। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स देख लो जो हमारे सिलेबस में हैं। सबसे पहला, कॉटन टेक्सटाइल्स यानी कपास से धागा और कपड़ा बनाने वाली इंडस्ट्री।
फिर है जूट टेक्सटाइल्स, जिससे बोरिया और बैग्स बनते हैं। सिल्क और वुलन भी इसी कैटेगरी में आते हैं। देन कम्स द शुगर इंडस्ट्री, जो गन्ने से चीनी बनाती है, और एडिबल ऑयल इंडस्ट्री, जो सरसों, मूंगफली जैसे बीजों से तेल निकालती है। अब इन सब में एक चीज कॉमन है, सोचो क्या? हाँ, इन सब का जो प्राइमरी रॉ मटेरियल है, इनकी जो शुरुआत है, वो खेत से हो रही है। चलिए, फाउंडेशन क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं और इंडिया की सबसे बड़ी, सबसे इम्पोर्टेंट एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, द इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को अच्छे से समझते हैं। इंडियन इकोनॉमी में ना इसकी एक बहुत ही स्पेशल, एक यूनिक जगह है। आइए देखते हैं कि आखिर इसमें ऐसा क्या खास है। ये जो नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हो ना, 14%, इसको अपने दिमाग में प्रिंट कर लो। सीरियसली, ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। हमारे देश में जितना भी टोटल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता है, मतलब सारी फैक्ट्रीज मिलाकर जितना भी सामान बनाती है, उसका लगभग 14% अकेले टेक्सटाइल इंडस्ट्री से आता है। इससे आप इस इंडस्ट्री के स्केल का, इसकी इंपॉर्टेंस का अंदाजा लगा सकते हो। इट्स ह्यूज। तो ये क्वेश्चन अक्सर बोर्ड एग्जाम्स में आता है कि इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इतनी यूनिक क्यों है। इसके ये 4 मेन पॉइंट्स हैं और आपको आंसर में यही लिखने हैं। पहला, हमने अभी देखा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में इसका शेयर बहुत बड़ा है। दूसरा, ये एक मेजर एम्प्लॉयमेंट जनरेटर है। खेती के बाद सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार टेक्सटाइल इंडस्ट्री ही देती है। तीसरा, हाई फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स। जब हम कपड़े दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करते हैं तो हमें फॉरेन करेंसी मिलती है, लाइक डॉलर्स। और चौथा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये इंडिया की इकलौती ऐसी इंडस्ट्री है जो सेल्फ रिलायंट है, यानी आत्मनिर्भर और कंप्लीट इन द वैल्यू चेन है। ये 2 इंग्लिश टर्म्स, सेल्फ रिलायंट और वैल्यू चेन, आपके एग्जाम आंसर्स के लिए गोल्डन वर्ड्स हैं। इन्हें जरूर यूज करना। अब ये वैल्यू चेन क्या चीज है, इसको समझो। बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है। वैल्यू चेन का मतलब है कि रॉ मटेरियल से लेकर फाइनल प्रोडक्ट तक हर स्टेप पर उसकी वैल्यू, उसकी कीमत बढ़ती जाती है। सोचो, एक कहानी की तरह है। स्टेप 1, किसान ने खेत में कपास उगाई, उसकी एक कीमत है। स्टेप 2, स्पिनिंग, उस कपास से धागा बना, धागे की कीमत कपास से ज्यादा है। स्टेप 3, वीविंग, धागे से कपड़े का थान बना, उसकी कीमत और ज्यादा। स्टेप 4, डाइंग एंड फिनिशिंग, उस कपड़े को कलर किया, डिजाइन किया और वैल्यू बढ़ गई। और आखिरी स्टेप, स्टेप 5, गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग, उस कपड़े से एक ब्रांडेड शर्ट बनाई। अब सोचो, कच्ची कपास की कीमत और उस ब्रांडेड शर्ट की कीमत में कितना फर्क है। हर स्टेप पर वैल्यू ऐड हुई। इसी पूरे प्रोसेस को वैल्यू चेन कहते हैं और इंडिया में ये पूरी चेन फ्रॉम फार्म टू फैशन मौजूद है। ओके, तो अब माइक्रोस्कोप निकालते हैं और अपनी पहली इंडस्ट्री कॉटन टेक्सटाइल्स में डीप डाइव करते हैं। हम इसकी थोड़ी हिस्ट्री देखेंगे और फिर सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, इसके लोकेशन फैक्टर्स। ये इंडस्ट्री शुरुआत में महाराष्ट्र और गुजरात में ही क्यों कॉन्सेंट्रेट हुई, चलो पता लगाते हैं। देखो, इसकी हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है। पुराने जमाने में इंडिया में कपड़ा हाथ से बनता था। चरखे पर सूत काटते थे और हैंडलूम यानी हथकरघे पर कपड़ा बुनते थे। फिर 18th सेंचुरी में पावरलूम्स आ गए, यानी मशीन वाले करघे, जिससे प्रोडक्शन थोड़ा फास्ट हुआ। लेकिन फिर आए अंग्रेज। कॉलोनियल पीरियड में हमारी ट्रेडिशनल इंडस्ट्री को एक बहुत बड़ा झटका लगा। क्यों? क्योंकि उन्हें इंग्लैंड की बड़ी बड़ी मिलों में बने सस्ते कपड़े से कम्पीट करना पड़ रहा था, जो हमारे बेचारे हथकरघे के कारीगरों के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। उनका सारा काम ठप हो गया। अब आता है इस टॉपिक का 5 स्टार मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम क्वेश्चन। जब इंडिया में मॉडर्न कॉटन मिल्स लगनी शुरू हुई तो वो ज्यादातर सिर्फ महाराष्ट्र और गुजरात के बेल्ट में ही क्यों कॉन्सेंट्रेट हुई, बाकी स्टेट्स में क्यों नहीं? सोचो। इसका जवाब अगले स्लाइड में है और हर एक पॉइंट को आराम से समझेंगे। तो इसके 5 मेन रीजंस हैं, एक एक करके देखते हैं। पहला, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ कॉटन। महाराष्ट्र और गुजरात में काली मिट्टी यानी ब्लैक सॉइल है, जो कपास के लिए बेस्ट होती है, तो रॉ मटेरियल वहीं मिल गया। दूसरा, मार्केट। मुंबई, अहमदाबाद जैसे बड़े शहर थे तो मार्केट रेडी था। तीसरा, ट्रांसपोर्ट। वहाँ पोर्ट्स यानी बंदरगाह थे, जिससे सामान लाना ले जाना आसान था। चौथा, लेबर। सस्ते मजदूर आसानी से मिल जाते थे। और पांचवा, सबसे यूनिक और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, मॉइस्ट क्लाइमेट यानी नमी वाला मौसम। अब ये क्यों जरूरी है? देखो, जब कपास से धागा बनाते हैं ना, अगर हवा बिल्कुल ड्राई, सूखी होगी तो फ्रिक्शन से धागा बार बार टक करके टूट जाएगा। जैसे सूखे में बिस्किट टूट जाता है ना, वैसे ही। लेकिन नमी वाली हवा धागे को थोड़ा फ्लेक्सिबल रखती है और उसे टूटने से बचाती है। तो ये 5 फैक्टर्स मिलकर उस जगह को एक परफेक्ट लोकेशन बनाते थे।
चलिए कॉटन की कहानी हो गई, अब आगे बढ़ते हैं और अपने अगले इंपॉर्टेंट फाइबर पर चलते हैं, जूट, जिसे उसके सुनहरे रंग की वजह से द गोल्डन फाइबर भी कहते हैं। और इससे जुड़ा एक इतना इम्पोर्टेंट 5 मार्क का क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है। ये एक फैक्ट है, इसको याद कर लो। इंडिया की ऑलमोस्ट सारी 99% जूट मिल्स सिर्फ एक ही जगह पर है। कहाँ? वेस्ट बंगाल में हुगली नदी के किनारे एक पतली सी पट्टी में। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, ऐसा क्यों? पूरी की पूरी इंडस्ट्री एक ही जगह पर क्यों आकर बैठ गई? यही है आपके एग्जाम का 5 मार्क का पक्का क्वेश्चन। मैं चाहता हूँ कि आप सब इस बात को बिल्कुल सीरियसली लें। पेन पेपर निकाल लो। अगली स्लाइड पर जो पॉइंट्स मैं बताने जा रहा हूँ उन्हें अच्छे से समझना और नोट करना है। इस चैप्टर का ये सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। इसे छोड़ना मतलब एग्जाम में पाप करना। एक भी पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए। तो आइए इस क्यों का जवाब ढूंढते हैं। पहला, प्रॉक्सिमिटी टू जूट प्रोड्यूसिंग एरियाज। जूट उगाने वाले खेत आसपास ही हैं, सो रॉ मटेरियल पास में है। दूसरा, इनएक्सपेंसिव वाटर ट्रांसपोर्ट। हुगली नदी से रॉ जूट को मिल तक लाना बोट से बहुत सस्ता पड़ता है। तीसरा पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अबंडेंट वाटर फॉर प्रोसेसिंग रॉ जूट। जूट के रेशे को पौधे से अलग करने के लिए उसे काफी दिनों तक पानी में डुबोकर सड़ाना पड़ता है। इस प्रोसेस को रेटिंग कहते हैं। इसके लिए ढेर सारा पानी चाहिए, और वो पानी कहाँ से आएगा? हुगली नदी से। चौथा, चीप लेबर। वेस्ट बंगाल और पास के स्टेट्स जैसे बिहार, उड़ीसा, यूपी से सस्ते मजदूर मिल जाते हैं। और आखिरी, कोलकाता जैसा बड़ा शहर पास में है, जिससे बैंकिंग, इंश्योरेंस और पोर्ट फैसिलिटी सब कुछ आसानी से मिल जाता है। तो ये सारे फैक्टर्स का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। चलो अब आते हैं हमारी आखिरी लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री पर, द शुगर इंडस्ट्री। इसकी कुछ ऐसी यूनिक बातें हैं जो इसे बिल्कुल अलग बनाती हैं। इसे एक वेट लूजिंग इंडस्ट्री भी कहा जाता है, मतलब एक ऐसी इंडस्ट्री जिसका वजन रास्ते में ही कम हो जाता है। कैसी अजीब बातें हैं ना? लेट्स फाइंड आउट व्हाई। शुगर इंडस्ट्री की 4 खास बातें देखिए। पहला, इसका रॉ मटेरियल गन्ना बहुत बल्की और हैवी होता है, मतलब बहुत भारी और जगह घेरने वाला, ट्रांसपोर्ट करना मुश्किल। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसका सुक्रोज कंटेंट ट्रांसपोर्ट या हॉलेज में कम हो जाता है। जैसे गन्ना खेत से कटता है ना, एक रेस शुरू हो जाती है फैक्ट्री तक पहुंचने की। जितनी देर लगेगी धूप और हवा से उतना ही उसके अंदर का मीठापन यानी सुक्रोज सूखता जाएगा, कम हो जाएगा। इसीलिए शुगर मिल्स हमेशा गन्ने के खेत के बिल्कुल पास ही लगाई जाती हैं। तीसरा, ये इंडस्ट्री सीजनल है, साल के कुछ महीने ही चलती है। और चौथा, ये कोऑपरेटिव सेक्टर के लिए बेस्ट मानी जाती है, जहां किसान खुद मिलकर मिल चलाते हैं। यहाँ आता है एक और जोरदार एग्जाम क्वेश्चन जो रीसेंट ट्रेंड्स पर बेस्ड है। ट्रेडिशनली इंडिया का शुगर बेल्ट नॉर्थ इंडिया में था, यूपी और बिहार, लेकिन पिछले कुछ सालों में एक शिफ्ट देखा जा रहा है। ये इंडस्ट्री धीरे धीरे साउथ इंडिया की तरफ, खासकर महाराष्ट्र की तरफ जा रही है। अब सवाल ये है, ऐसा क्यों हो रहा है? इस शिफ्ट के 3 मेन कारण हैं, इनको अच्छे से अपने दिमाग में फिट कर लो। पहला, साउथ इंडिया में जो गन्ना उगता है उसमें हायर सुक्रोज कंटेंट होता है, मतलब वहाँ का गन्ना ज्यादा मीठा होता है, तो उतने ही गन्ने से ज्यादा चीनी निकलती है, यानी ज्यादा प्रॉफिट। दूसरा, वहाँ का क्लाइमेट कूलर है, इससे लॉन्गर क्रशिंग सीजन मिलता है। गन्ना खेत में ज्यादा दिन तक ताजा रहता है, तो मिल्स ज्यादा दिन चल पाती हैं। नॉर्थ में गर्मी की वजह से सीजन छोटा होता है। और तीसरा, साउथ में कोऑपरेटिव्स यानी सहकारी समितियां बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हैं। तो 3 पॉइंट्स क्या हैं? रिपीट विथ मी। हायर सुक्रोज, लॉन्गर क्रशिंग सीजन एंड सक्सेसफुल कोऑपरेटिव्स। याद रहेगा ना? चलिए अब हम लेक्चर के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। सब कुछ जो हमने पढ़ा है उसको फटाफट रिवाइज करते हैं और फिर हम अटैक करेंगे मैप वर्क पर, जिसका क्वेश्चन आपके एग्जाम में गारंटीड है। दिस इज द फाइनल प्रिपरेशन। ये टेबल आपका रिवीजन का ब्रह्मास्त्र है। एग्जाम से एक दिन पहले बस इसको देख लेना। चलो क्विक रिकैप। कॉटन के लिए सबसे यूनिक फैक्टर क्या था? मॉइस्ट क्लाइमेट। जूट इंडस्ट्री के हुगली बेसिन में होने के 2 सबसे इम्पोर्टेंट रीजंस क्या थे? वाटर ट्रांसपोर्ट एंड वाटर फॉर प्रोसेसिंग। और शुगर इंडस्ट्री के साउथ में शिफ्ट होने का सबसे बड़ा कारण हायर सुक्रोज। अगर आपको ये कीवर्ड्स याद हैं, आप आंसर आराम से लिख लोगे। ओके, नाउ फॉर द मैप वर्क। इससे क्वेश्चन आना ही आना है। देखो, कॉटन टेक्सटाइल के इम्पोर्टेंट सेंटर्स मुंबई, इंदौर, अहमदाबाद, सूरत, कानपुर, कोयम्बटूर। वुलन के लिए श्रीनगर, अमृतसर, लुधियाना, मिर्जापुर। और सिल्क के लिए मैसूर, बैंगलोर, वाराणसी। अब मेरी एक सलाह मानो,
अभी इसी वक्त वीडियो को पॉज करो, इंडिया का एक पॉलिटिकल मैप उठाओ और इन सभी जगहों को पेंसिल से लोकेट और मार्क करो। ट्रस्ट मी, एक बार अपने हाथ से कर लोगे ना तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो ये था हमारा डिटेल्ड एक्सप्लेनर ऑन एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। आई रियली होप आपको कॉटन, जूट और शुगर इंडस्ट्रीज के सारे कॉन्सेप्ट्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो ये थी खेती से जुड़ी इंडस्ट्रीज की कहानी। अब अगले हिस्से के लिए तैयार हो? हमारे अगले एक्सप्लेनर यानी पार्ट 3 में हम जमीन के नीचे जाएंगे और एक्सप्लोर करेंगे मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज को, जैसे आयरन एंड स्टील। सो स्टे ट्यून्ड। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? चलिए आगे बढ़ाते हैं अपना सफर ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 6 यानी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में। आज है इसका पार्ट 3 जिसमें हम फोकस करेंगे मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज पर। और इसमें भी हम 2 ऐसी इंडस्ट्रीज को आराम से समझेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए सबसे जरूरी हैं। एक है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री और दूसरी है एल्यूमिनियम इंडस्ट्री। तो बिल्कुल तैयार हो जाइए। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, एक नजर डालते हैं। सबसे पहले हम स्टील को समझेंगे कि उसे बेसिक इंडस्ट्री आखिर कहते क्यों हैं। फिर स्टील बनता कैसे है उसका पूरा प्रोसेस देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद इंडिया में स्टील प्लांट्स कहाँ हैं और उनके सामने क्या चैलेंजेस आते हैं, इस पर बात होगी। फिर आएगी बारी एल्यूमिनियम की, जिसे मॉडर्न मेटल भी कहते हैं, उसका प्रोडक्शन और लोकेशन फैक्टर्स समझेंगे। और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट थोड़ा सा मैप वर्क और एक क्विक रिवीजन, ताकि सब कुछ एकदम पक्का हो जाए। Okay, so let's start with our first section, steel, the basic industry. ये समझना बहुत ही जरूरी है कि आखिर स्टील को हर इकोनॉमी की, हर देश की नींव यानी फाउंडेशन क्यों माना जाता है। आखिर ऐसी क्या बात है इस मेटल में? चलिए इसको आसानी से समझते हैं। तो आखिर ये बेसिक इंडस्ट्री होती क्या है? देखिए, इसका मतलब बहुत सिंपल है। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसका फाइनल प्रोडक्ट दूसरी इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल बन जाता है। सिंपल राइट? आपको कुछ भी बनाना हो, कार बनानी है, मशीनरी लगेगी। मशीनरी किसकी बनी है? स्टील की। घर बनाना है, सरिया लगेगा, वो किसका बना है? स्टील का। एक छोटी सी सुई से लेकर बड़े बड़े जहाज तक सब कुछ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली स्टील पर ही डिपेंड करता है। इसीलिए ये बाकी सारी इंडस्ट्रीज को, चाहे वो हैवी हो, मीडियम हो या लाइट हो, उन सबको फीड करती है। इसीलिए इसको फीडर इंडस्ट्री भी कहते हैं। अच्छा, आपने हैवी इंडस्ट्री टर्म भी सुना होगा स्टील के लिए। अब इसका क्या मतलब है? यहाँ हैवी का मतलब इसके रॉ मटेरियल और फिनिश प्रोडक्ट के वजन से है। जो इसका कच्चा माल है ना, जैसे आयरन ओर और कोकिंग कोल, वो बहुत हैवी और बल्की होता है। और जब स्टील बन जाता है, सोचिए बड़ी बड़ी स्टील की शीट्स या लोहे के सरिये, वो भी तो भारी ही होते हैं। तो जब इनपुट भी हैवी और आउटपुट भी हैवी, तो इसको इधर से उधर ले जाने में यानी ट्रांसपोर्टेशन में खर्चा बहुत ज्यादा आता है। बस इसी सिंपल रीजन की वजह से इसको हैवी इंडस्ट्री कहते हैं। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान देना। प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ स्टील इज ऑफन रिगार्डेड एज द इंडेक्स ऑफ अ कंट्रीज डेवलपमेंट। मतलब किसी भी देश की तरक्की का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वहां कितना स्टील बन रहा है और कितना इस्तेमाल हो रहा है। ऐसा क्यों? जरा सोचिए, अगर एक कंट्री में ढेर सारे रोड्स, ब्रिजेस, फैक्ट्रीज, बिल्डिंग्स बन रहे हैं, तो क्या हो रहा है? डेवलपमेंट हो रहा है। और ये सब बनाने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? स्टील। अगर वहां गाड़ियां बन रही हैं, मशीन्स बन रही हैं, तो भी स्टील चाहिए। तो सीधा सा हिसाब है, जितना ज्यादा स्टील कंजम्पशन उतना ज्यादा डेवलपमेंट। इट्स अ डायरेक्ट इंडिकेटर। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 2, द स्टील मेकिंग प्रोसेस। अब हम देखेंगे कि आखिर ये स्टील बनता कैसे है, इसकी रेसिपी क्या है, इसका पूरा प्रोसीजर क्या है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेक्शन सुपर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे फैक्ट्स और प्रोसेस बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आते हैं। सो पे क्लोज अटेंशन। ओके, नाउ ये नंबर 4:2:1, बस इस रेशो को अपने दिमाग में लॉक कर लीजिए। इसको तो भूलना ही नहीं है, मैं बता रहा हूं, ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट नंबर है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में सीधा सीधा पूछ लेते हैं। ये क्या है रेशो? 4:2:1। तो ये 4:1 है क्या? सिंपल, ये स्टील बनाने की रेसिपी है। इसमें 4 हिस्से डालते हैं हम आयरन ओर, जो इसका मेन इंग्रेडिएंट है। फिर 2 हिस्से डालते हैं कोकिंग कोल का। ये कोई नॉर्मल कोयला नहीं, एक स्पेशल टाइप का कोल है जो बहुत हाई हीट जनरेट करता है। और एक हिस्सा जाता है लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर। इसका काम है सारी गंदगी यानी इंप्योरिटीज को साफ करना। और हाँ, एक स्पेशल इंग्रेडिएंट भी है, थोड़ा सा मैंगनीज। ये स्टील को और ज्यादा टफ और ज्यादा हार्ड बनाने के लिए ऐड किया जाता है। तो रेसिपी क्लियर है? आयरन ओर, कोकिंग कोल, लाइमस्टोन इन अ 4:1 रेशियो प्लस अ पिंच ऑफ मैंगनीज फॉर स्ट्रेंथ। अच्छा, थोड़ा ग्लोबल पर्सपेक्टिव भी ले लेते हैं। इंडिया कहां स्टैंड करता है? देखिए, एक चीज है जिसे कहते हैं स्पंज आयरन।
ये स्टील बनाने में यूज होने वाला एक रॉ मटेरियल है। इसके प्रोडक्शन में इंडिया दुनिया में नंबर 1 है। वी आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। लेकिन जब बात आती है फाइनल प्रोडक्ट यानी क्रूड स्टील की, तो वहां आगे है चाइना। इनफैक्ट चाइना सिर्फ सबसे बड़ा प्रोड्यूसर ही नहीं बल्कि सबसे बड़ा कंज्यूमर भी है। मतलब जितना बनाता है उतना खुद ही इस्तेमाल भी कर लेता है। तो चलिए अब देखते हैं कि ये बनता कैसे है। पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। स्टेप 1, ट्रांसपोर्ट। जितना भी कच्चा माल है, आयरन ओर, कोल, लाइमस्टोन, सबको खदानों से प्लांट तक लाया जाता है। स्टेप 2, स्मेल्टिंग। एक बहुत बड़ी भट्टी होती है जिसे कहते हैं ब्लास्ट फर्नेस। उसके अंदर सब रॉ मटेरियल को डालकर पिघलाया जाता है। स्टेप 3, पिग आयरन बनाना। इस ब्लास्ट फर्नेस से जो पिघला हुआ लोहा निकलता है वो बहुत प्योर नहीं होता। उसे ठंडा करके जो बनता है उसे कहते हैं पिग आयरन। स्टेप 4, स्टील मेकिंग। अब इस पिग आयरन को और रिफाइन किया जाता है, साफ किया जाता है और उसमें मैग्नीज जैसे हार्डनिंग एजेंट्स मिलाए जाते हैं। अब जाकर ये स्टील बना। और फाइनल स्टेप, स्टेप 5, शेपिंग। इस तैयार स्टील को अब अलग अलग शेप्स दिए जाते हैं, शीट्स, रॉड्स, वायर्स, जैसी भी जरूरत हो। चलो स्टेप 2 पर थोड़ा जूम इन करते हैं। ब्लास्ट फर्नेस के अंदर आखिर होता क्या है? इमेजिन अ जायंट ओवन। उसके अंदर आयरन ओर को मेल्ट किया जाता है। इसके लिए हीट कहां से आती है? कोकिंग कोल को जलाने से। अब जब लोहा पिघलता है तो उसमें बहुत सारी इंप्योरिटीज यानी गंदगी होती है। इसको साफ करने के लिए डाला जाता है लाइमस्टोन। लाइमस्टोन यहाँ एक फ्लक्स की तरह काम करता है, आसान भाषा में एक क्लीनिंग एजेंट। वो इंप्योरिटीज से चिपक जाता है और स्लैग बनकर ऊपर तैरने लगता है, जिसे फिर आसानी से हटा देते हैं। सो 3 चीजें हो रही हैं, मेल्टिंग, क्लीनिंग एंड हीटिंग। ओके, तो अब हमें प्रोसेस तो समझ आ गया। अब आते हैं ज्योग्राफी पर। सेक्शन 3, स्टील्स लोकेशन एंड चैलेंजेस। इंडिया में ये प्लांट्स हैं कहाँ और उन्हें क्या-क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। ये सेक्शन बहुत जरूरी है रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस के लिए, जैसे कि व्हाई इज दिस इंडस्ट्री लोकेटेड हियर। चलिए इसका जवाब ढूंढते हैं। और ये रहा वो सवाल जो बोर्ड एग्जाम्स का फेवरेट है। सीरियसली ये बहुत बार लॉन्ग आंसर में आता है। सवाल सिंपल है, व्हाई आर मोस्ट आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज लोकेटेड इन द छोटा नागपुर प्लेटो रीजन। आखिर इस जगह में ऐसा क्या जादू है? जरा याद कीजिए, हमने अभी हैवी इंडस्ट्री के बारे में क्या डिस्कस किया था। हिंट वहीं छुपा है। इसका जवाब इन 4 पॉइंट्स में है और ये आपको आने ही चाहिए। छोटा नागपुर प्लेटो स्टील इंडस्ट्री के लिए एक परफेक्ट लोकेशन है। क्यों? नंबर 1, यहाँ आयरन और बहुत सस्ते में मिल जाता है क्योंकि माइंस वहीं है। नंबर 2, बाकी का हाई ग्रेड रॉ मटेरियल जैसे कोकिंग कोल भी आसपास ही मिल जाता है। प्रॉक्सिमिटी, इससे ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बच गया। नंबर 3, चीप लेबर, काम करने के लिए सस्ते मजदूर आसानी से मिल जाते हैं। और नंबर 4, यहाँ पर एक बड़ा होम मार्केट है जहाँ स्टील की डिमांड है तो ग्रोथ पोटेंशियल भी बहुत है। ये चारों पॉइंट्स आंसर में जरूर लिखना। अब इतनी सारी एडवांटेजेस हैं लेकिन फिर भी इंडियन स्टील इंडस्ट्री स्ट्रगल कर रही है। वो अपने फुल पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पा रही। प्रॉब्लम्स क्या हैं? पहला, हाई कॉस्ट एंड लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ कोकिंग कोल। हमें अच्छी क्वालिटी का कोल इंपोर्ट करना पड़ता है जो महंगा पड़ता है। दूसरा, लोअर प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। हमारे वर्कर्स उतना आउटपुट नहीं दे पाते पर पर्सन जितना दूसरे देशों में। तीसरा, इर्रेगुलर सप्लाई ऑफ एनर्जी। बिजली आती जाती रहती है और इन प्लांट्स को 24/7 पावर चाहिए। और चौथा, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। रोड्स, रेलवेज उतने अच्छे नहीं हैं जिससे रॉ मटेरियल लाने और फिनिश्ड गुड्स ले जाने में टाइम लगता है। चलिए स्टील की कहानी को यहां आराम देते हैं और आगे बढ़ते हैं हमारी दूसरी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री की तरफ। सेक्शन 4, एल्यूमिनियम, द मॉडर्न मेटल। इंडिया में स्टील के बाद ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटलर्जिकल इंडस्ट्री है। इसे मॉडर्न मेटल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके यूजेस इतने डाइवर्स हैं और आज की दुनिया की टेक्नोलॉजी इस पर बहुत डिपेंड करती है। तो आखिर एल्यूमिनियम में ऐसा क्या खास है? उसकी प्रॉपर्टीज एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले, इट इज वेरी लाइट, बहुत हल्का होता है। दूसरा, इट इज रेजिस्टेंट टू करोजन, इस पे जंग नहीं लगता। तीसरा, एक गुड कंडक्टर ऑफ हीट, गर्मी को अच्छे से कंडक्ट करता है। चौथा, मैलिएबल, मतलब इसको आसानी से पतली पतली शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। और पांचवा, जब इसको दूसरे मेटल्स के साथ मिक्स करते हैं तो ये सुपर स्ट्रांग हो जाता है। इन्हीं सब क्वालिटीज की वजह से ये इतना यूजफुल है। अब जब प्रॉपर्टीज इतनी कमाल की हैं तो यूजेस तो होंगे ही। क्योंकि ये लाइट और स्ट्रॉन्ग है, इसको यूज करते हैं एयरक्राफ्ट बनाने में। सोचिए, हवाई जहाज, क्योंकि ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट है और इस पे जंग नहीं लगता, इससे यूटेंसिल्स यानी हमारे घर के बर्तन बनते हैं। वायर्स बनाने में भी यूज होता है। और सबसे बड़ी बात, ये अब स्टील, कॉपर, जिंक और लेड का एक पॉपुलर सब्स्टिट्यूट बन गया है। जहां भी वेट कम करना जरूरी होता है वहां अब स्टील की जगह एल्यूमिनियम यूज हो रहा है। तो अब आते हैं इसके प्रोडक्शन पर। सेक्शन 5, एल्यूमिनियम प्रोडक्शन एंड लोकेशन। ये बनता कैसे है और इसके प्लांट्स कहां लगाए जाते हैं
और ध्यान रखिएगा, इसके लोकेशन फैक्टर्स स्टील से बहुत डिफरेंट हैं। ये एक परफेक्ट कंपैरिजन क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के लिए। तो जैसे स्टील के लिए आयरन ओर जरूरी है, वैसे ही एल्यूमिनियम के लिए क्या जरूरी है? उसका ओर, जिसका नाम है बॉक्साइट। ये सीधा जमीन से नहीं मिलता, इस बॉक्साइट ओर से ही इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ये एक बल्कि डार्क रेडिश कलर का रॉक जैसा दिखता है। तो याद रखिए, एल्यूमिनियम का रॉ मटेरियल क्या है? बॉक्साइट। अब इसका प्रोडक्शन रेशो देखिए, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। अगर हम 4 से 6 टन बॉक्साइट लेते हैं, काफी भारी हो गया, उससे हमें मिलता है 2 टन एल्यूमिना। एल्यूमिना एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। फिर इस 2 टन एल्यूमिनिया से हमें मिलता है सिर्फ 1 टन प्योर एल्यूमिनियम। तो सोचिए, 4 से 6 टन कच्चे माल से सिर्फ 1 टन फाइनल प्रोडक्ट निकलता है। कितना इंटेंसिव प्रोसेस है ये। तो इसका प्लांट कहाँ लगाएं? इसके लिए 2 चीजें सबसे जरूरी हैं। नंबर 2 पर है एन अश्योर्ड सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल एट मिनिमम कॉस्ट, मतलब बॉक्साइट पास में मिलना चाहिए। लेकिन नंबर 1 पर क्या है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, वो है अ रेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग प्रोसेस इतनी ज्यादा बिजली खाता है कि यह सबसे बड़ा फैक्टर बन जाता है। और यही स्टील और एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा डिफरेंस है। स्टील के लिए रॉ मटेरियल प्रायोरिटी था, एल्यूमिनियम के लिए इलेक्ट्रिसिटी प्रायोरिटी है। मैं ऐसे नहीं कह रहा कि बिजली जरूरी है। ये नंबर देखिए, 18,600 किलोवाट आवर्स। सिर्फ 1 टन एल्यूमिनियम को स्मेल्ट करने में इतनी इलेक्ट्रिसिटी लगती है। कैन यू इमेजिन? इट्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। इसीलिए बिना सस्ती और 24 घंटे अवेलेबल इलेक्ट्रिसिटी के एल्यूमिनियम प्लांट चल ही नहीं सकता। यही वजह है कि ये प्लांट्स अक्सर वहां लगाए जाते हैं जहां पावर इजीली अवेलेबल हो, जैसे बड़े-बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम्स के पास। Alright, and with that, we've reached our final section. Section 6, Map Work and Exam Revision. अब तक हमने जो भी पढ़ा है, उसे कंसोलिडेट करने का टाइम आ गया है। थोड़ा सा मैप वर्क करेंगे और एक क्विक फायर रिवीजन, ताकि सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपकी मेमोरी में फिक्स हो जाएं। चलिए अब एक क्विक मेंटल मैप एक्सरसाइज करते हैं। मैं इंडिया के मेजर आयरन एंड स्टील प्लांट्स के नाम लूंगा, आप अपने दिमाग में उन्हें लोकेट करने की कोशिश कीजिए। रेडी? दुर्गापुर वेस्ट बंगाल, बोकारो एंड जमशेदपुर दोनों झारखंड में। जमशेदपुर याद है ना? टिस्को। रूरकेला इन ओडिशा, भिलाई छत्तीसगढ़, विजयनगर एंड भद्रावती दोनों साउथ में कर्नाटका। विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश, ये एक पोर्ट बेस्ड प्लांट है, स्पेशल केस। और सेलम तमिलनाडु। इन सब की लोकेशन मैप पर जरूर प्रैक्टिस करना। ओके, रिवीजन टाइम, रैपिड फायर राउंड। मैं सवाल पूछूंगा, आप जवाब दीजिए। स्टील का रेशियो 4:2:1। गुड। स्टील को हार्ड बनाने वाला एजेंट मैंगनीज, करेक्ट। इंडिया का स्टील हब छोटा नागपुर प्लाटो, परफेक्ट। एल्यूमिनियम का ओर बॉक्साइट, एक्सीलेंट। और एल्यूमिनियम इंडस्ट्री की सबसे बड़ी जरूरत चीप एंड रेगुलर इलेक्ट्रिसिटी, ब्रिलियंट। अगर ये 5 फैक्ट्स याद हैं तो आपके 1 मार्क क्वेश्चन सॉर्टेड हैं। तो इसके साथ हमारा आज का डीप डाइव कंप्लीट होता है। लेकिन जाने से पहले एक सवाल आपके लिए। हमने स्टील और एल्यूमिनियम दोनों के बारे में इतना कुछ जाना। आपके हिसाब से अगले 50 सालों में इंडिया की डेवलपमेंट के लिए कौन सी इंडस्ट्री ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी? स्टील, जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की बैकबोन है, या फिर एल्यूमिनियम, जो फ्यूचर की टेक्नोलॉजीज जैसे इलेक्ट्रिक कार्स और मॉडर्न एयरक्राफ्ट्स के लिए जरूरी है? इस पर सोचना जरूर। ऑल द बेस्ट फॉर योर। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। तो चलिए हमारी जर्नी कंटिन्यू करते हैं चैप्टर 6 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के साथ। आज हम इसका पार्ट 4 कवर करने वाले हैं। अभी तक हमने एग्रो बेस्ड और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज को देखा, ये भी जाना कि कैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हमारे देश की बैकबोन है, राइट? तो आज हम कुछ और ऐसी ही सुपर इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज की बात करेंगे जिन्होंने सही मायने में मॉडर्न इंडिया को बनाया है। रेडी हो? लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो आज का प्लान क्या है? लेट्स क्विकली गो ओवर द रोड मैप। हम शुरू करेंगे केमिकल इंडस्ट्रीज से, उसके बाद सीधा चलेंगे फर्टिलाइजर इंडस्ट्री की तरफ, जो हमारे किसानों के लिए इतनी जरूरी है। फिर बात होगी देश की बुनियाद यानी सीमेंट इंडस्ट्री की। इसके बाद हम मॉडर्न इंडिया की नई रफ्तार देखेंगे ऑटोमोबाइल एंड आईटी इंडस्ट्रीज में। और हाँ, एग्जाम के लिए सबसे क्रूशियल मैप वर्क। हम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स को लोकेट करेंगे और लास्ट में एक क्विक रिवीजन, तो सब कुछ लॉक कर देंगे। सिंपल।
Alright, so let's kick things off with chemical industries. एक मिनट सोचो, आपके आसपास ऑलमोस्ट हर चीज में केमिकल्स हैं। आपका सोप, आपके कपड़े, पेंट, इवन जो फोन आप हाथ में पकड़े हो। सीरियसली। और इंडिया में ये इंडस्ट्री ना बहुत तेजी से ग्रो कर रही है एंड इट्स डाइवर्सिफाइंग का मतलब अब ये अलग अलग बिल्कुल नए टाइप्स के प्रोडक्ट्स बना रही है। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये इंडस्ट्री खुद एक बहुत बड़ी कंज्यूमर भी है। मतलब जो केमिकल्स ये बनाती हैं उन्हें दूसरी इंडस्ट्रीज जैसे कि पेंट्स या प्लास्टिक्स आगे इस्तेमाल करती हैं, काइंड ऑफ लाइक अ चेन रिएक्शन। नाउ लुक एट दिस नंबर 3%। ये देखने में शायद छोटा लगे बट इट्स ह्यूज। ये है केमिकल इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन हमारी कंट्री के जीडीपी में। जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, बेसिकली देश की टोटल साल भर की इनकम। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर देश 100 रुपए कमाता है तो उसमें से 3 रुपए सीधे केमिकल इंडस्ट्री से आ रहे हैं। दैट्स अ प्रीटी बिग स्लाइस ऑफ द पाई, राइट? ये इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को साफ साफ दिखाता है। सो द बिग क्वेश्चन इज, पूरी दुनिया में हम कहाँ स्टैंड करते हैं? वेल, चेक दिस आउट। अगर हम सिर्फ एशिया की बात करें तो we're the third largest. That's right, top 3 में हैं हम। और ग्लोबली we're at 12th place in terms of size. ये दोनों रैंक्स गाइस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सुपर इंपॉर्टेंट है। एशिया में 3rd, वर्ल्ड में 12th। गॉट इट? परफेक्ट। ओके, सो इस इंडस्ट्री के 2 मेजर पार्ट्स हैं, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिकल्स। अब इनऑर्गेनिक केमिकल्स जैसे सल्फ्यूरिक एसिड या सोडा ऐश, इनकी फैक्ट्रीज आपको पूरे देश में मिल जाएंगी। दे आर वाइडली स्प्रेड आउट। बट जब बात आती है ऑर्गेनिक केमिकल्स की, जिसमें सबसे मेन है पेट्रोकेमिकल्स, तो इनके प्लांट्स आपको ऑलमोस्ट हमेशा ऑयल रिफाइनरीज के पास ही मिलेंगे। सोच सकते हो क्यों? इट्स ऑल अबाउट अ सिंपल लॉजिक, रॉ मटेरियल। उनका कच्चा माल सीधा रिफाइनरी से ही तो आता है, तो ट्रांसपोर्ट का पैसा और टाइम बचाने के लिए फैक्ट्री को इस सोर्स के पास लगा दिया। मेक सेंस, राइट? और इन्हीं ऑर्गेनिक केमिकल्स से बनते हैं सिंथेटिक फाइबर्स, प्लास्टिक्स, मेडिसिन्स, अ होल लॉट ऑफ स्टफ। Alright, now let's talk about where these chemicals are actually used. And guys, pay extra attention here. Board exams में इससे 1 mark question आने के chances बहुत high होते हैं। So, sulfuric acid, ये जाता है fertilizers, synthetic fibers, plastics, paints, adhesives, काफी लंबी लिस्ट है। फिर है soda ash, ये use होता है glass, soaps, detergents और paper बनाने में। And caustic soda, well, वो भी paper और soap manufacturing में काम आता है। इस लिस्ट को अच्छे से याद कर लेना, okay? ओके, नेक्स्ट अप एक ऐसी इंडस्ट्री जिसका डायरेक्ट कनेक्शन हमारे किसानों और खेती से है, द फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। आप सबने ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में तो सुना ही होगा, राइट? वही क्रांति जिसने इंडिया को फूड प्रोडक्शन में सेल्फ सफिशिएंट बनाया। तो उस रेवोल्यूशन का एक हीरो ये फर्टिलाइजर इंडस्ट्री थी। विदाउट फर्टिलाइजर्स वो हाई यील्डिंग सीड्स उतना प्रोड्यूस कर ही नहीं पाते। सो इन अ वे दिस इंडस्ट्री लिटरली फ्यूल्स आवर एग्रीकल्चर। सो इंडिया में हम मेनली 4 तरह के फर्टिलाइजर्स प्रोड्यूस करते हैं। फर्स्ट है नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स, जिसका सबसे कॉमन एग्जांपल है यूरिया, सबसे ज्यादा यही बनता है। सेकंड, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स। थर्ड है अमोनियम फॉस्फेट, जिसे आपने DAP के नाम से सुना होगा। एंड फोर्थ, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स। इसमें NPK यानी नाइट्रोजन, फॉस्फेट और पोटैश का मिक्स होता है। बेसिकली ये प्लांट्स का कंप्लीट मील है। हर न्यूट्रिएंट का एक स्पेसिफिक काम है। N for leaves, P for roots and K for the plant's overall health. Simple as that. नाउ दिस नेक्स्ट पॉइंट, इसको अपने दिमाग में बिल्कुल लॉक कर लीजिए। दिस इज प्रोबेबली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट ऑफ दिस सेक्शन। हमने NPK में K की बात की थी, पोटैश, राइट? वेल, इंडिया में पोटैश के कमर्शियली यूजेबल रिजर्व्स हैं ही नहीं, 0। इसका साफ मतलब क्या हुआ? हमें अपनी जरूरत का 100% पोटैश दूसरे देशों से इंपोर्ट करना पड़ता है। वी आर एंटायरली डिपेंडेंट ऑन इंपोर्ट्स फॉर इट। ये एक क्रिटिकल एग्जाम फैक्ट है, डोंट फॉरगेट इट। सो ये बनता कहाँ है? वेल, ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद ये इंडस्ट्री काफी स्प्रेड हुई। बट हियर्स एन इंटरेस्टिंग फैक्ट, देश का लगभग आधा, ऑलमोस्ट 50% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन सिर्फ 5 स्टेट से आता है। एंड दीज आर गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब एंड केरला। ऑफ कोर्स इनके अलावा भी काफी स्टेट्स हैं जैसे आंध्र प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान एंड मेनी अदर्स, बट ये 5 स्टेट्स मेन कंट्रीब्यूटर्स हैं। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू द इंडस्ट्री जो लिटरली मॉडर्न इंडिया की नींव यानी फाउंडेशन बनाती है, द सीमेंट इंडस्ट्री। जस्ट थिंक अबाउट इट। आपका घर, स्कूल, रोड्स, ब्रिजेस, एयरपोर्ट्स, डैम्स, कुछ भी, एनीथिंग, कैन यू इमेजिन इट विदाउट सीमेंट? नो वे। ये हर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के लिए एब्सोल्युटली एसेंशियल है। So how is cement made?
थिंक ऑफ इट लाइक अ रेसिपी। और इसके इंग्रेडिएंट्स यानी रॉ मटेरियल्स आपको जरूर याद रखने हैं। ये काफी बल्की और हैवी होते हैं। नंबर 1 इज लाइमस्टोन, फिर आते हैं सिलिका, एल्यूमिना एंड जिप्सम। इन सबको मिक्स करके हाई टेम्परेचर पर हीट किया जाता है। ऑफ कोर्स इतना सब करने के लिए बहुत सारी एनर्जी, कोल एंड इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है। और इतने भारी सामान को इधर उधर ले जाने के लिए रेल ट्रांसपोर्ट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। हियर्स अ की हिस्टोरिकल फैक्ट फॉर यू, अ मेजर माइलस्टोन। इंडिया का सबसे पहला सीमेंट प्लांट was set up in Chennai back in 1904. The year 1904 and the city Chennai. ये दोनों एग्जाम के लिए जरूर याद रखना। आज़ादी के बाद ऑफ कोर्स इस इंडस्ट्री ने काफ़ी प्रोग्रेस की, स्पेशली जब प्राइस एंड डिस्ट्रीब्यूशन से गवर्नमेंट कंट्रोल हटाया गया। द लोकेशन ऑफ अ सीमेंट प्लांट इज सुपर स्ट्रेटेजिक। हमने अभी बात की थी कि इसका रॉ मटेरियल कितना बल्की होता है, राइट? सो इट मेक्स सेंस कि प्लांट्स को रॉ मटेरियल के सोर्स के पास ही लगाया जाए। बट दैट्स नॉट ऑल। एक परफेक्ट एग्जाम्पल है गुजरात। वहाँ के प्लांट्स को गल्फ कंट्रीज का मार्केट समुंदर के रास्ते बहुत पास पड़ता है। इससे क्या होता है, एक्सपोर्ट्स बूस्ट होते हैं और देश को वैल्यूएबल फॉरेन एक्सचेंज मिलता है। स्मार्ट, राइट? ओके, नाउ वी आर शिफ्टिंग गियर्स। अब हम बात करेंगे उन इंडस्ट्रीज की जिन्होंने पिछले कुछ डेकेड्स में इंडिया की इकोनॉमी को बिल्कुल बदल के रख दिया। द रियल गेम चेंजर्स। आई एम टॉकिंग अबाउट द न्यू एज इंडस्ट्रीज, ऑटोमोबाइल एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और IT। ये दोनों सेक्टर्स एक कैटलिस्ट की तरह हैं फॉर इंडियाज डेवलपमेंट। नाउ आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। आपने 1991 के इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के बारे में जरूर पढ़ा होगा, जब इंडिया ने अपनी इकोनॉमी को ओपन अप किया। So can you guess what major change happened in the automobile industry right after that? थोड़ा सोचो। उससे पहले हमारी सड़कों पर बस गिनती की कार्स दिखती थी, एम्बेसडर, फियाट, that's about it। फिर अचानक से सब कैसे बदल गया? The answer is in 3 letters, FDI, Foreign Direct Investment। लिबरलाइजेशन ने फॉरेन कंपनीज के लिए इंडिया में इन्वेस्ट करना इजी बना दिया। और वो क्या लेकर आए? न्यू टेक्नोलॉजी और ढेर सारे मॉडर्न मॉडल्स। सडनली इंडियन कंज्यूमर्स के पास चॉइसेस ही चॉइसेस थी। इससे डिमांड स्काई रॉकेटेड हुई। एंड इन द लास्ट 15-20 years, दिस इंडस्ट्री हैज सीन फिनोमिनल ग्रोथ। आज इसके हब्स पूरे इंडिया में हैं, फ्रॉम गुरुग्राम टू चेन्नई। नाउ लेट्स टॉक IT एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। ये इंडस्ट्री सब कुछ कवर करती है, फ्रॉम टाइनी ट्रांजिस्टर्स टू बिग स्क्रीन टेलीविजन्स, कंप्यूटर्स, टेलीकॉम इक्विपमेंट, यू नेम इट। और जब हम इंडियन IT की बात करते हैं तो एक शहर का नाम सबसे ऊपर आता है। Which one? Of course, Bengaluru. It's known as the electronic capital of India. ये एक और एग्जाम फेवरेट क्वेश्चन है। Of course, Bengaluru is not the only hub. Other major centers include Mumbai, Delhi, Hyderabad, and Pune. This industry has been a huge honor of foreign exchange for India, especially the BPO sector, business process outsourcing. But you know what's even more impressive? The social impact. It's a fact that about 30% of the people employed in this sector are women. That's 1 in every 3, roughly. ये एक फैंटास्टिक एग्जाम्पल है वुमेन एम्पावरमेंट का, और एग्जाम्स में वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस के लिए एक परफेक्ट पॉइंट है कि कैसे इंडस्ट्रीज सोशल चेंज लाती हैं। ओके, टाइम फॉर अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन जो आपको एग्जाम में फुल मार्क स्कोर करने में हेल्प करेगा। आई एम टॉकिंग अबाउट मैप वर्क। हम इंडिया के मेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स को मैप पर लोकेट करना सीखेंगे। बाय द वे, ये पार्क्स होते क्या हैं? बेसिकली ये हब्स हैं जो सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट्स को हाई स्पीड डेटा कम्युनिकेशन एंड अदर फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। सो हियर्स अ लिस्ट ऑफ द की पार्क्स। मैं एक एक करके नाम और स्टेट बताऊंगी। I'd really recommend कि आप वीडियो को पॉज करें और एक मैप पर इनको लोकेट करने की कोशिश करें। रेडी? फर्स्ट, नोएडा इन उत्तर प्रदेश, देन गांधीनगर इन गुजरात, मुंबई एंड पुणे दोनों महाराष्ट्र में, हैदराबाद इन तेलंगाना, बैंगलोर इन कर्नाटका, चेन्नई इन तमिलनाडु, एंड फाइनली थिरुवनंतपुरम इन केरला। प्लीज इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना। And that wraps up all our topics for today. But wait, क्लास खत्म करने से पहले let's do a super quick revision ताकि सब कुछ एकदम fresh रहे। Ready for a final checklist? Okay, let's do a quick rapid fire round. I'll ask, you answer. Ready? India's rank in the chemical industry. That's right, 3rd in Asia, 12th in the world. The one fertilizer mineral we entirely import is That's right, potash, perfect. India's first cement plant, where and when?
Chennai 1904. Awesome. The electronic capital of India is? Bengaluru. And last one, what's the percentage of women employed in the IT sector? %30. Fantastic job. सो आज हमने देखा कि ये इंडस्ट्रीज कितनी क्रूशियल हैं। दे बिल्ड आवर नेशन, क्रिएट जॉब्स एंड डेवलप आवर इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, राइट? सो वी हैव टू आस्क अ टफ क्वेश्चन। जब ये इंडस्ट्रीज देश को बिल्ड कर रही हैं, कहीं वो हमारे एनवायरनमेंट को ब्रेक तो नहीं कर रही? व्हाट इज देयर इम्पैक्ट ऑन आवर एनवायरनमेंट? और यही क्वेश्चन हमारे नेक्स्ट सेशन का टॉपिक है, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। I'll see. Namaskar students, welcome to the final part of Geography Chapter 6, Manufacturing Industries. आज हम इस चैप्टर का आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा पार्ट 5 कवर करने वाले हैं, जिसमें हम इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन और मैप वर्क के बारे में बात करेंगे। मैं आपको पहले ही बता दूं, ये सेक्शन बोर्ड एग्जाम्स के लिए बेहद जरूरी है, इसलिए पूरा फोकस यहाँ रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो हर इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले चलिए एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर सोचते हैं। डज डेवलपमेंट मीन डिस्ट्रक्शन? मतलब क्या विकास का मतलब विनाश है? यही वो एक सवाल है जो इस पूरे टॉपिक की जड़ है। देखिए, एक तरफ हमें तरक्की के लिए, प्रोग्रेस के लिए इंडस्ट्रीज चाहिए ही चाहिए, और दूसरी तरफ हम जानते हैं कि उन्हीं इंडस्ट्रीज से हमारे एनवायरनमेंट को, हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। इस बैलेंस को समझना ही हमारा आज का सबसे बड़ा गोल है। तो आइए जल्दी से देख लेते हैं कि आज की इस मास्टर क्लास का रोड मैप क्या है। हम इस टॉपिक को 5 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले हम द इंडस्ट्रियल डायलेमा यानी प्रोग्रेस और पोल्यूशन के बीच की इस कश्मकश को समझेंगे। फिर हम द फोरफोल्ड थ्रेट ऑफ पोल्यूशन मतलब पोल्यूशन के 4 अलग-अलग रूपों को डिटेल में जानेंगे। उसके बाद हम सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ेंगे इन इंजीनियरिंग द सॉल्यूशन। चौथा, एक रियल लाइफ एग्जांपल, द एनटीपीसी ब्लूप्रिंट, एक केस स्टडी जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आखिर में सबसे प्रैक्टिकल हिस्सा, एसेंशियल मैप वर्क। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, द इंडस्ट्रियल डिलेमा, और इसका सबटाइटल देखिए, द पैराडॉक्स ऑफ प्रोग्रेस। पैराडॉक्स का मतलब होता है एक ऐसी बात जो देखने में अजीब लगे लेकिन हो बिल्कुल सच। तो प्रोग्रेस का पैराडॉक्स क्या है, चलिए देखते हैं। ये स्लाइड इस पूरे चैप्टर की कहानी को एक झटके में समझा देती है। देखिए, एक तरफ है इकोनॉमिक ग्रोथ। बिल्कुल सही बात है, इंडस्ट्रीज हमारे देश की इकोनॉमी के लिए बहुत जरूरी हैं, वो हमें आगे बढ़ाती हैं। उनके बिना तरक्की सोची भी नहीं जा सकती। लेकिन इसी सिक्के का एक दूसरा काला पहलू भी है, और वो है एनवायरमेंटल कॉस्ट। यही ग्रोथ, यही तरक्की अक्सर हमारी हवा, पानी, जमीन सबकी क्वालिटी को खराब कर देती है, डिग्रेड कर देती है। तो आप समझे, यही है पैराडॉक्स कि जिसे हम प्रोग्रेस समझ रहे हैं, वही पोल्यूशन का कारण भी बन रही है। ओके, तो अब जब हमने प्रॉब्लम की बिग पिक्चर समझ ली है, तो अब वक्त है थोड़ा गहराई में जाने का। सेक्शन 2 में हम पोल्यूशन के फोरफोल्ड थ्रेट की बात करेंगे। मतलब इसके जो 4 बड़े बड़े रूप हैं, उन्हें हम एक एक करके डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एयर पोल्यूशन की। ये क्यों होता है? ये होता है हवा में अनडिजायरेबल गैसेस जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाने से। लेकिन एयर पोल्यूशन का मतलब सिर्फ गैसेस नहीं है, इसमें एक और बहुत खतरनाक चीज होती है, एयरबोर्न पार्टिकुलेट मैटर। अब इस पार्टिकुलेट मैटर में 2 तरह के पार्टिकल्स होते हैं। एक होते हैं सॉलिड पार्टिकल्स जैसे धूल या धुआं, और दूसरे होते हैं लिक्विड पार्टिकल्स जैसे स्प्रेज या कोहरा यानी मिस्ट। और सबसे चिंता की बात यह है कि ये पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि हमारी सांस के साथ सीधा हमारे लंग्स के अंदर चले जाते हैं और बहुत सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स पैदा करते हैं। अच्छा, अब आते हैं वाटर पोल्यूशन पर। ये तब होता है जब इंडस्ट्रीज अपना ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक वेस्ट मतलब हर तरह का कचरा और गंदा पानी बिना साफ किए सीधा नदियों में छोड़ देती हैं। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, एग्जाम के लिए ये नाम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके की कल्प्रिट्स यानी मुख्य दोषी कौन है? पेपर इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, पेट्रोलियम रिफाइनरीज और टैनरीज यानी चमड़ा उद्योग। ये इंडस्ट्रीज पानी को सबसे ज्यादा पोल्यूट करती हैं। तीसरी प्रॉब्लम है लैंड पोल्यूशन।
जब इंडस्ट्रीज अपना कचरा जैसे टूटा हुआ शीशा, हार्मफुल केमिकल्स, प्लास्टिक पैकेजिंग, सॉल्ट्स, ये सब खुली जमीन पर फेंक देती हैं तो वो जमीन बंजर हो जाती है, उसकी फर्टिलिटी खत्म हो जाती है। लेकिन इससे भी बड़ी एक और प्रॉब्लम है। जब बारिश होती है तो बारिश का पानी इन सारे केमिकल्स में से गुजरता है और उनको अपने साथ घोलकर जमीन के अंदर ले जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं परकोलेशन। और इस तरह से ये सारा जहर हमारे ग्राउंड वाटर तक पहुंच जाता है, मतलब उस पानी तक जिसे हम जमीन से निकालकर पीते हैं। सोच के देखिए। और चौथा टाइप है नॉइस पोल्यूशन। अक्सर हम इसे इतना सीरियस नहीं लेते, हमें लगता है सिर्फ शोर ही तो है, लेकिन यह सिर्फ इरिटेशन या गुस्से का कारण नहीं है। इसके बहुत गंभीर हेल्थ हैजर्ड्स हैं, जैसे कि हियरिंग इम्पेयरमेंट यानी सुनने की शक्ति का कम हो जाना, इंक्रीज्ड हार्ट रेट और हाई ब्लड प्रेशर। और इसके इंडस्ट्रियल सोर्सेस क्या हैं? फैक्ट्री में चलने वाली भारी मशीनरी, बड़े बड़े जनरेटर्स और वो तेज आवाज करने वाली ड्रिल्स। तो हमने चारों तरह की प्रॉब्लम्स को डिटेल में समझ लिया है। अब सबसे जरूरी सवाल ये उठता है कि क्या इसका कोई सोल्यूशन है? क्या इसे ठीक किया जा सकता है? तो इसका जवाब है बिल्कुल है। और यही है हमारा सेक्शन 3, इंजीनियरिंग द सॉल्यूशन। यहां हम देखेंगे कि इस एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। सबसे पहले पानी की प्रॉब्लम का सोल्यूशन देखते हैं। इंडस्ट्रियल वाटर वेस्ट को साफ करने के लिए एक 3 फेज का प्रोसेस होता है। स्टेप बाय स्टेप समझिए। पहला फेज है प्राइमरी ट्रीटमेंट। ये पूरी तरह से मैकेनिकल होता है, मतलब इसमें मशीन से काम होता है। जैसे स्क्रीनिंग से मोटा मोटा कचरा छान लिया, ग्राइंडिंग से उसे पीस दिया और सेडिमेंटेशन से भारी चीजें नीचे बैठ जाती हैं। फिर आता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट। इसमें बायोलॉजिकल प्रोसेसेस यूज होते हैं, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद से वेस्ट को साफ किया जाता है। और आखिर में आता है टर्शियरी ट्रीटमेंट। ये सबसे एडवांस स्टेज है। इसमें बायोलॉजिकल, केमिकल और फिजिकल तीनों तरह के प्रोसेसेस यूज होते हैं। और इसका सबसे बड़ा फायदा है रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट वाटर, यानी पानी को इतना साफ कर दिया जाता है कि उसे फैक्ट्री में दोबारा इस्तेमाल किया जा सके। अच्छा, अब नॉइज पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल किया जाए? इसके लिए 3 मुख्य स्ट्रैटेजीज हैं। पहला, जनरेटर्स और मशीनरी में साइलेंसर्स फिट कर दो, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारी गाड़ियों या बाइक्स में होता है, आवाज कम करने के लिए। दूसरा तरीका है कि मशीनरी को ही रीडिजाइन किया जाए। ऐसी मशीन्स बनाई जाएं जो ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट हों और शोर भी कम करें। और तीसरा, फैक्ट्रीज के अंदर नॉइज एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स का इस्तेमाल करना, ताकि आवाज दीवारों में ही अब्जॉर्ब हो जाए और फैक्ट्री से बाहर ना आ पाए। सॉल्यूशंस की बात तो हमने कर ली, लेकिन क्या रियल लाइफ में कोई कंपनी इन चीजों को फॉलो करती है? बिल्कुल करती है। और अब हम एक ऐसी ही कंपनी का एग्जांपल देखेंगे जिसने एनवायरनमेंट के प्रति अपनी जिम्मेदारी को बहुत सीरियसली लिया है। सेक्शन 4 में हम पढ़ेंगे दी एनटीपीसी ब्लूप्रिंट के बारे में। ये केस स्टडी है और आपके एग्जाम्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स, इस स्लाइड पर सभी लोग पूरा ध्यान देंगे। दिस इज एन एग्जाम अलर्ट। एनटीपीसी केस स्टडी एक ऐसा टॉपिक है जिससे 3 या 5 मार्क्स का क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इसलिए इसके बाद जो 5 की स्ट्रैटेजीज हम डिस्कस करने वाले हैं उन्हें बहुत ध्यान से सुनिए और अपने दिमाग में बिठा लीजिए। तो सबसे पहले ये एनटीपीसी है क्या? एनटीपीसी का फुल फॉर्म है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। ये इंडिया की एक बहुत बड़ी मेजर पावर प्रोवाइडिंग कॉर्पोरेशन है, यानी बिजली बनाती है। और इसकी सबसे खास बात यह है कि इसके पास ISO 14001 का सर्टिफिकेशन है। यह सर्टिफिकेशन EMS यानी एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम के लिए दिया जाता है। इसका सीधा सा मतलब है कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने यह माना है कि एनटीपीसी एनवायरमेंट का ख्याल रखने के सारे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करती है। अब आते हैं उस 5 पॉइंट स्ट्रैटेजी पर जिससे एग्जाम में सीधा क्वेश्चन बनेगा। इसे याद रखने के लिए एक सिंपल सा निमोनिक है, OMPRE। चलिए इसको एक एक करके समझते हैं। O से है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट, यानी अपने सभी मशीन्स और उपकरणों का बेस्ट पॉसिबल इस्तेमाल करना और उन्हें लेटेस्ट टेक्निक से अपग्रेड करते रहना। M से है मिनिमाइजिंग वेस्ट, यानी कचरे को कम से कम करना। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ऐश यूटिलाइजेशन। थर्मल प्लांट्स में जो राख बनती है उसे फेंकने के बजाय सीमेंट इंडस्ट्री को दे दिया जाता है। P से है प्रोवाइडिंग ग्रीन बेल्ट्स। इसका मतलब है कि प्लांट के चारों तरफ खूब सारे पेड़ पौधे लगाना ताकि इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहे। R से है रिड्यूसिंग पोल्यूशन। इसके लिए एनटीपीसी स्पेशल ऐश पॉन्ड मैनेजमेंट और वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम्स का इस्तेमाल करती है। और आखिर में E से है इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग, यानी ऑनलाइन सिस्टम्स के जरिए 24 घंटे एनवायरनमेंट पर नजर रखना कि उनके ऑपरेशन से कोई गलत असर तो नहीं हो रहा। ये 5 पॉइंट्स OMPRE बिल्कुल आने चाहिए आपको। तो इसके साथ हमने थियरी और केस स्टडी दोनों पार्ट्स कंप्लीट कर लिया। अब इस चैप्टर के आखिरी और बहुत ही प्रैक्टिकल हिस्से पर चलते हैं, जो है सेक्शन 5 एसेंशियल मैप वर्क। यहाँ हम इन सब इंडस्ट्रीज को इंडिया के मैप पर लोकेट करना सीखेंगे।
जो एग्जाम में जरूर आता है। हमारी पहली मैप वर्क कैटेगरी है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स, या जिनको हम शॉर्ट में STPs भी कहते हैं। ये वो जगह हैं जो इंडिया के IT सेक्टर की रीढ़ की हड्डी हैं। ये रहे इंडिया के मेजर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स। चलिए इनकी लिस्ट देखते हैं। नोएडा उत्तर प्रदेश में, गांधीनगर गुजरात में, मुंबई और पुणे दोनों महाराष्ट्र में, हैदराबाद तेलंगाना में, बेंगलुरु कर्नाटक में, चेन्नई तमिलनाडु में और आखिरी में थिरुवनंतपुरम केरला में। मेरी आप सबको ये सलाह है कि यहाँ पर इस लेक्चर को पॉज कीजिए, एक पॉलिटिकल मैप लीजिए और इन सभी लोकेशंस को उस पर मार्क करने की प्रैक्टिस कीजिए। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हमारी दूसरी मैप वर्क कैटेगरी की तरफ। ये है आयरन एंड स्टील प्लांट्स। ये हमारे देश की हैवी इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर की नींव हैं। अब आते हैं आयरन एंड स्टील प्लांट्स पर। चलिए देखते हैं। दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में, बोकारो और जमशेदपुर ये दोनों झारखंड में हैं, रोरकेला ओडिशा में है, भिलाई छत्तीसगढ़ में, विजयनगर कर्नाटक में और सेलेम तमिलनाडु में। यहाँ भी वीडियो को पॉज कीजिए और इन सभी लोकेशंस को मैप पर ढूंढिए। आप देखेंगे कि ज्यादातर प्लांट्स ईस्टर्न इंडिया में है, क्योंकि वहाँ रॉ मटेरियल आसानी से मिल जाता है। स्टेट के साथ लोकेशन याद करना जरूरी है। और हमारी आखिरी मैप वर्क कैटेगरी है इंडिया की सबसे पुरानी और सबसे इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज में से एक, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। और आखिर में आते हैं हमारे ट्रेडिशनल कॉटन टेक्सटाइल हब्स पर। इस लिस्ट में हैं मुंबई महाराष्ट्र में, इंदौर मध्य प्रदेश में, सूरत और अहमदाबाद ये दोनों गुजरात में हैं, कानपुर उत्तर प्रदेश में और कोयम्बटूर तमिलनाडु में। यहाँ पर आपको गुजरात और महाराष्ट्र में एक क्लस्टर दिखेगा। इन पैटर्न्स को पहचानने से मैप वर्क बहुत आसान हो जाता है। इनकी भी प्रैक्टिस करना मत भूलिएगा। ओके स्टूडेंट्स, इस लेक्चर को रैप अप करने से पहले एक रैपिड फायर रिवीजन हो जाए। ये पॉइंट्स आपको बिल्कुल टिप्स पर होने चाहिए। रेडी? तो बताइए 4 पोल्यूशन टाइप्स कौन से हैं? एयर, वाटर, लैंड और नॉइज। गुड। NTPC को कौन सा सर्टिफिकेशन मिला है? ISO 14001 फॉर EMS। एक्सीलेंट। NTPC के 2 सबसे इंपॉर्टेंट मेथड्स बताइए। एश पॉन्ड मैनेजमेंट एंड ग्रीन बेल्ट्स। सही जवाब। नॉइज पोल्यूशन के 2 सॉल्यूशंस क्या हैं? साइलेंसर्स एंड नॉइज एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स। परफेक्ट। और कुछ की मैप लोकेशंस? STP में नोएडा, स्टील प्लांट में भिलाई और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में सूरत। इन्हें बिल्कुल मत भूलिएगा। तो इसके साथ हमारा चैप्टर 6 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज पूरी तरह से कंप्लीट होता है। हमने प्रॉब्लम समझी, सॉल्यूशंस देखे और मैप वर्क भी कर लिया। लेकिन जाने से पहले मैं आपको एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूँ। नाउ दैट वी नो द सॉल्यूशंस, हाउ कैन वी एज सिटीजंस कंट्रीब्यूट टू मेकिंग इंडस्ट्रीज मोर एनवायरमेंटली अकाउंटेबल? अब जब हमें सारे सॉल्यूशंस पता हैं, तो एक नागरिक के तौर पर, एक स्टूडेंट के तौर पर हम और आप ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज एनवायरमेंट के प्रति और ज्यादा जिम्मेदार बने? इस सवाल पर जरूर सोचिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।